हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच में अंतरिम शांति समझौता हो चुका है। सिग्नेचर हो चुके हैं दोनों पक्षों में। और लेकिन इसराइल जो है ना वो चाह रहा है कि युद्ध हो जाए और बार बार वो हमला कर रहा है लेबनान में। क्या परिस्थिति है, बहुत कुछ जानेंगे इसमें। यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग लेटेस्ट आई है। अमेरिका ने अपने जो एक थिएटर कमांड है, इंडो पैसिफिक थिएटर कमांड, उसका नाम बदल दिया है। और भारत पर कहीं ना कहीं इशारा है एक तरह से। इसके अलावा भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, वो सब चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। और प्रश्न यहाँ पर है, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध खत्म होने के अंतरिम जो समझौते हुए हैं उस पर किस तीसरे देश के प्राइम मिनिस्टर ने मध्यस्थ के रूप में हस्ताक्षर किए हैं, मीडिएटर के रूप में सिग्नेचर किए? आंसर होगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये किया है। और जो समझौता है उसका इंतजार तमाम दुनिया के देश कर रहे थे, भारत भी कर रहा था। और आखिरकार ये समझौता पूरा हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस का जो वर्साई पैलेस है वहीं पर 18 जून को ये साइन किए, डिजिटल साइन किया। पहले साइन किया, उसका डिजिटल भी हुआ। और उसके बाद सिग्नेचर जब हो गया तो फिर चिल्लाते हुए बोले डील हो साइन हो गई, डील साइन हो गई। मतलब इतनी खुशी अमेरिकी राष्ट्रपति को ही हो रही थी। दूसरी ओर जो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पजेश्कियान, उन्होंने भी ईरान की तरफ से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर दिए हैं। जबकि मध्यस्थ के तौर पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, उन्होंने सिग्नेचर किया। पाकिस्तान जो है ना उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मध्यस्थ के तौर पर। और आप देखिए कि भारत लगातार पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन इस युद्ध के बाद जो ये जो समझौता हुआ है उसके ऊपर ही क्या लिखा हुआ है, इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये समझौता पूरा हो गया है। और इसी के साथ ईरान जो है ना उसने कुछ कई सारे शर्तें भी रखी हैं। ईरान ने ये शर्त रखी है कि लेबनान में जो मिलिट्री एक्शन है उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ये है पश्चिम एशिया या कहें मिडिल ईस्ट, जिसको अमेरिका और यूरोप के लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था। शुरुआत तो की थी इसराइल ने ट्रंप पर दबाव डाल के। लेकिन इस समझौते में इसराइल कहीं नहीं है। लेकिन इस समझौते में यह है कि इसराइल जो है ना वो इस जगह पे, ये जो लेबनान है यहाँ पर हमला नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद लगातार हमले वो कर रहा है। और नतीजा ये हुआ है कि अभी जो बातचीत होने वाली थी स्विट्जरलैंड में, उसको फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। क्योंकि ईरान का साफ है कहना कि लेबनान में इसराइल का हमला नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज हुआ है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है यहाँ वाला, ये ओपन कर दिया गया है। इधर अमेरिका ने अपनी नेवी को मतलब साइड कर लिया है और इधर ईरान ने हमला नहीं करने की बात कही है। तो यहाँ पर जो सैकड़ों हजारों जो शिप यहाँ फंसे हुए थे, ऑयल टैंकर, गैस टैंकर और भी जो कमर्शियल शिप्स थे, अब वो वहाँ से निकल पाएंगे और निकल रहे हैं अब। ठीक है, लेकिन एक खतरा बना हुआ है इस जगह पर। यहाँ पर ईरान ने ना बहुत सारे सी माइंस बिछा रखे हैं, मतलब समुद्र के में अंदर वहाँ पर जो माइंस है वो छिपे हुए हैं। तो अगर उनको नहीं हटाया गया तो खतरा भी है कि यहाँ पर कोई भी जहाज विस्फोट से उड़ सकता है। इसलिए अभी जितने भी जहाज हैं ना वो जो जाना शुरू किया है तो ईरान के द्वारा बताए हुए जगह से ही वो आगे बढ़ रहे हैं, उसी जगह से मतलब पास हो रहे हैं। ठीक है, इधर से भी जाना अब शुरू हो चुका है। तो एक राहत की सांस लिए दुनिया ने और भारत ने भी, क्योंकि भारत में महंगाई इस युद्ध की वजह से काफ़ी तेजी से बढ़ रही थी। ऑयल के प्राइसेस, जो कच्चा तेल है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया था। अब प्राइसेस कम हुए हैं इस समझौते के बाद, करीब $80 प्रति प्रति बैरल के आसपास हो गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि भारत में आगे आने वाले वक्त में, अब सरकार पर निर्भर है ऑयल के रेट कम करे या नहीं करे, और फिर महंगाई पर थोड़ा सा लगाम लग सके। ठीक है, तो इसमें क्या क्या जो हैं समझौते में, वो सब चीज़ों को देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताऊं कि 60 डेज के लिए ये है, 60 डेज दिनों के भीतर में फाइनल समझौता पूरा होना है। ठीक है, और उसके लिए ही मीटिंग होने वाली थी, लेकिन वो अभी
चूंकि इसराइल ने हमला कर दिया लेबनान पर फिर से, इसलिए वो समझौता पर मीटिंग बातचीत अभी फिर से शुरू नहीं हो पाई। अच्छा, ईरान का ये कहना है कि ये जो जो समझौता हो रहा है उस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, उससे मंजूरी मिलनी चाहिए। क्लियर होगी बात। अब देख लेते हैं कि क्या है ये जो समझौता है, ये जो टोटल समझौता है वो है क्या, टोटल जो संख्या है वो सब देख लेते हैं एक एक करके, उसको उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो समझौता ये है कि 30 दिन में हॉर्मुज में व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही सामान्य करेगा, कर चुका है, वो धीरे धीरे कर रहा है, कह रहा है कि इधर से चले जाओ। अमेरिकी समुद्री नाकेबंदी 30 दिन में सामान्य आवाजाही वो होगी, वो भी अब शुरू हो चुका है। ईरान कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, शर्त यह है। अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 का फंड बनाएंगे। ठीक है, अमेरिका जो है ईरानी तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पाद और संबंधित सेवाओं में को छूट जारी रख देगा। अमेरिका ईरान पर संयुक्त राष्ट्र IAEA और अपने प्रतिबंध हटाने की दिशा में काम करेगा। ईरान की फ्रीज की हुई संपत्ति और धनराशि वो जारी की जाएगी। एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे दोनों, ईरान और अमेरिका, और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। सभी मोर्चों पर युद्ध खत्म होगा। यहाँ पर सभी मोर्चे का मतलब ये हुआ कि उधर आपको इजराइल और लेबनान के बीच में जो वहाँ के जो हिजबुल्लाह है संगठन, उससे जो युद्ध चल रहा है इसराइल का, वो भी बंद हो। अंतिम समझौते तक यानी जो 60 डेज के बाद होना है, ईरान जो है ना परमाणु कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करेगा, नए प्रतिबंध नहीं लगेंगे। समझौते का पालन निगरानी के लिए एक विशेष तंत्र बनाया जाएगा। ठीक है, आर्थिक राहत और समुद्री यातायात बहाल होने के बाद बाकी मुद्दों पर बातचीत होगी। 60 डेज के भीतर में अंतिम समझौता पर बातचीत फाइनल करने की कोशिश की जाएगी और अंतिम जो समझौता होगा उसको यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसकी मंजूरी जो है ना वो लेना होगा। ये टोटल जो है ना 14 पॉइंट का ये समझौता हुआ है, लेकिन इससे इजराइल बहुत ज़्यादा खफा है और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं। यूएस ईरान टॉक्स पोस्टपोन्ड एज इजराइल लॉन्च, ये स्ट्राइक किया वहाँ पर जो लेबनान में उस जगह पर, उसकी वजह से ईरान फिर से खफा हो गया और उसने कहा कि ये तो गलत हो रहा है, जो समझौता हुआ था उसके मुताबिक इसराइल को हमला नहीं करना चाहिए था। अभी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना, उन पर ट्रंप ने कई बार लताड़ लगाई हुई है, लेकिन वो मानने को फिलहाल तैयार हो नहीं रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जिस दिन ये युद्ध रुक जाएगा उस दिन उनके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया है वो सब बहुत तेज हो जाएगी। जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं, तो ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि वो जेल जाना पड़ जाएगा। और इसी बीच में वो नहीं चाह रहा है इसराइल, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, कि ये युद्ध रुके। ठीक है, अच्छा, कई सारी और भी बातें हैं। ओके, जो ये नहीं चाहता है इसराइल कि ये जो समझौता है वो लगातार चले। क्यों नहीं चाहता है? देखिए क्या है ना कि इसराइल का मानना है कि अमेरिका ईरान जो समझौता है वो केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुछ दिन के लिए स्थगित कर देगा, उसको ख़त्म नहीं करेगा। जब भी अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता होता है तो ईरान पर लगे हुए कड़े जो आर्थिक प्रतिबंध होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, फिर तेल का जो निर्यात है उस पर छूट मिल जाती है ईरान पर। ये इसराइल का ये कहना है। ठीक है, उसका कहना है कि पूरी व्यवस्था ही बदल जानी चाहिए ईरान में और इस तरह से नहीं पीछे हटना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए कि क्या है, अब अचानक क्यों हुआ है और अमेरिका में बहुत बहुत सारी बातें सुननी पड़ रही हैं ट्रंप को इस समझौते के बाद। देखिए इससे पहले क्या था, युद्ध से पहले आपको बताऊं कि काफ़ी पहले 2015 में ओबामा जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, उन्होंने समझौता किया था ईरान के साथ और फिर ईरान के जो कुछ मतलब उनको तेल बेचने और बहुत सारी राहत मिली थी, लेकिन बहुत सारे प्रतिबंध भी लगे हुए थे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब ट्रंप आए पहले शासनकाल में उन्होंने ये समझौता रद्द कर दिया, कहा कि नहीं समझौता नहीं हुआ अभी। तो उसके बाद फिर दूसरे कार्यकाल में भी अब क्या हुआ है, यहाँ पर ईरान से समझौता जब उन्होंने ख़त्म कर दिया और पूरी तरह से ये कर दिया,
तो उसके बाद ये तेल बेच नहीं पा रहा था, बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध थे, यहाँ की जो मुद्रा है उसकी हालत खराब हो गई थी। इस बीच में बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पर, ऐसा कहा जाता है, ट्रंप ने युद्ध का ऐलान कर दिया। और इस युद्ध की वजह से दुनिया भर में महंगाई, दुनिया भर में परेशानी, ये सब संकट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। यहाँ तक कि वहाँ अमेरिका में जो पेट्रोल की कीमत है, जिसको वहाँ पर गैसोलीन कहा जाता है बोलचाल की भाषा में भी, वैसे भी गैसोलीन मूलतः होता है पेट्रोल भी, तो उसकी कीमतें बहुत बढ़ने लगी थी। और इस युद्ध की वजह से बहुत सारे जहाज गंवाने पड़े थे अमेरिका को। क्लियर हुई बात? तो ये जो समझौता हुआ उसको करना था क्योंकि दुनिया भर से प्रेशर आ रहा था। ओके, तो अब समझौता हुआ तो क्या खास फायदा मिल गया? एक तो इसके जो जब्त रकम थी वो मिल रही है इसको। इसके अलावा क्या है, इसकी सरकार को एक तरह से वैधता मिल गई। पहले ट्रम्प कहते थे ना कि हम सरकार बदल देंगे, नई रिजीम आएगी। क्या हुआ भाई, जो राष्ट्रपति तो वही है, जो सर्वोच्च लीडर हैं खामनेई के बेटे अभी जो हैं, तो वो वही बने हुए हैं। ठीक है, बाकी शासन व्यवस्था वैसे ही है, जो रिवोल्यूशनरी आर्मी है वो भी वैसे ही है। तो इसमें कुछ बदलाव नहीं हुआ, उल्टा फायदा हो गया ईरान को। हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए थे, उसके बाद बहुत सारे लोग मारे गए, नुकसान हुआ था, लेकिन इसने भी इस जगह पर तमाम देशों में पूरी ऐसी तैसी कर दी थी और इस सब देशों को एक तरह से चोक कर दिया था। कुछ कर नहीं पा रहे थे, अपना ऑयल भी बेचना बड़ा मुश्किल हो गया था। ठीक है, इस पूरे मामले में एक तरह से जीत के तौर पर ईरान को देखा जा रहा है कि उसने, और ये कहा भी जाता है कि जो ईरान जो है ना वो युद्ध में तो नहीं हारता है, लेकिन मतलब हारना मुश्किल होता है, लेकिन नेगोशिएशन में वो जीत जाता है। काफी लंबा रहा ये, मैंने बताया आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ टॉपिक ही ऐसा था इस वजह से। तो अगला क्वेश्चन होगा, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में कौन सी यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर है? देखिए 2026 में जारी हुआ है अभी, लेकिन नाम है उसका 2027। आंसर होगा इसका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये अमेरिकी इंस्टीट्यूट है, इसको शॉर्ट में कहते हैं MIT। लगातार 15वें साल इस रैंक मतलब पहले पायदान पर ये रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्थान पर रहा है ये लगातार। अच्छा, किस पैरामीटर पर ये तय किया जाता है? एजुकेशनल जो रेपुटेशन कैसा है वहाँ का, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, टीचर स्टूडेंट रेशियो कैसा है, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो कैसा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो कैसा है, इंटरनेशनल रिसर्च नेटवर्क कैसा है, स्टूडेंट्स को नौकरी कैसी मिल रही है उसके बाद कोर्सेज करने के बाद। इस तरह से देखा जाता है। दुनिया के अगर टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे तो आप ये देखिए कि कौन कौन से हैं। ठीक है, भारत की तो कोई नहीं है टॉप 10 में। पहला नंबर है MIT अमेरिका का, यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दूसरा नंबर है ये यूके का, यानी लंदन में है इंपीरियल कॉलेज। दूसरे ही स्थान पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है अमेरिका का। तीसरा नहीं है क्योंकि 2 नंबर जो है ना 2 इंस्टीट्यूट का मिल गए हैं। चौथे पोजीशन में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है। ठीक है, फिफ्थ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। सिक्स पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके का। ठीक है, उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटी आप देख रहे हैं, टॉप 5 भी ध्यान रखेंगे, ठीक चलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है? IIT दिल्ली। वैश्विक रैंक कितनी? 118 है। दुनिया भर में रैंक 118 है। अगर भारत में देखेंगे तो वो मतलब ऐसा पहला इंस्टीट्यूट है जो कि मतलब वैश्विक रैंक में 118 पे पहुंचा है। ओके, IIT दिल्ली जो है ना रहा है पहले भी। ठीक है, लेकिन भारत के मामले में वो नंबर 1 माना गया है और दुनिया भर में 118 रैंक ये है। अब तक का भारतीय किसी भी भारतीय संस्थान के लिए ये सर्वोच्च रैंक प्राप्त करता है 118। यहाँ तक हम नहीं पहुँचे थे, पीछे ही रहते थे। 2025 में जो रैंक थी वो 134 के आसपास थी। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भारत के जो टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स हैं एजुकेशनल, उनकी जो रैंकिंग है वो, तो नंबर 1 भारत में IIT दिल्ली है। वैसे दुनिया भर में 118वां रैंक है। दुनिया भर में 134वां रैंक है IIT बॉम्बे का, और भारत में नंबर 2 है
फिर आईआईटी मद्रास है, 170 रैंक है दुनिया में, भारत में तीसरा रैंक कहेंगे। फिर आईआईटी खड़गपुर है, दुनिया में 205 रैंक है, भारत में फिर चौथा है। और पांचवा भारत में है आईआईएससी बेंगलुरु, और दुनिया में रैंक है 221। फिर उसके बाद स्थान आता है आईआईटी कानपुर, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है, और शुलिनी यूनिवर्सिटी है। तो ये टॉप 10 जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो सब हैं। क्यूएस की जो रैंकिंग है उसको दुनिया भर में मान्यता है, भारत में भी इसको प्रमुखता से देखा जाता है। और भारत सरकार भी जो अपने जो यूनिवर्सिटी में जो बदलाव कर रही है ना, इसके पैरामीटर को देखते हुए भी कर रही है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में टॉप 200 की लिस्ट में भारत के कौन से शैक्षणिक संस्थान के नाम हैं? आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास। ठीक है, ये तीनों। ओके, तो आईआईटी बॉम्बे की जो आईआईटी दिल्ली का जो रैंक है वो तो 118 है, आईआईटी बॉम्बे का स्थान है 129 और आईआईटी मद्रास का है 180 से लेकर 200 के बीच में है। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट बात। सबसे ज़्यादा सुधार वाले जो इंस्टीट्यूट है उसमें वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिट्स पिलानी और जामिया मिलिया इस्लामिया का देखने को मिला है। उसने काफ़ी बेहतर रैंक सुधारी है अपनी। ठीक है, और टॉप 10 तो मैंने आपको बता ही दिया था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना, या फिर आप शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर वहाँ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वहाँ पर करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए बैचेज चलते हैं। एक बेसिक मेंबरशिप बैच है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, पुलिस, इन सब लेवल का है। अभी छूट चल रही है, एक आध दिन है बस, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। इसके अलावा एक आईएसपीसीएस एडवांस करंट अफेयर्स प्रोग्राम, और इसमें और कुछ डिटेल में पढ़ाया जाता है जो यूपीएससी से रिलेटेड है, मेंस में, प्रीलिम्स के लिए जो ज़रूरी है, और साथ में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं वहाँ पर, ताकि उसकी प्रैक्टिस बनी रहे। एक लेवल आगे का है वो। ठीक है, ज्वाइन कर सकते हैं आप। ये बैच ज़्यादा प्राइस नहीं है इसका भी, 1000 रुपये के आसपास है। और बेसिक वाला तो बहुत अभी छूट चल रही है, 99 में ही शायद मिल रहा है। तो ये शार्प लर्निंग ऐप है, ये ज्वाइन कर सकते हैं इसके ज़रिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 उसके टॉप 1500 में भारत के कितने इंस्टीट्यूट शामिल हैं? तो टॉप 1500 में 52 यूनिवर्सिटीज़ भारत के शामिल हैं। ठीक है, 2017 में केवल 14 थे, अब ये संख्या 52 हो गई है, तो थोड़ी बेहतर हो रही है। मैंने बताया ना कि भारत सरकार भी अब है कि उसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें कैसे इसको किया जाए। ठीक है, जैसे कुछ आईटी के दूसरी जगह उसके सेंटर भी दुनिया में खोले गए हैं, ताकि इससे जो स्टूडेंट का जो रेशियो ना दुनिया भर के और भारत के उसमें भी बढ़े। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यूएस इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो शब्द हटाकर फिर से क्या कर दिया है? आंसर क्या होगा? यूएस पैसिफिक कमांड। ये थिएटर कमांड है। ठीक है, और इसका नाम अब चेंज कर दिया गया है। क्यों किया गया चेंज? देखिए न्यूज़ भी आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में, इसी पर है कि मतलब क्यों आखिर रीनेम क्यों किया गया। पहली बात ये बताऊं, इंडो पैसिफिक नाम था, अब केवल पैसिफिक हो गया है, और पहले भी केवल पैसिफिक नाम ही था। ये 2018 में इसका नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड किया गया था। अब क्या इससे यही लगता है ना कि जो इंडियन ओशन है उस पर से अमेरिका अपना ध्यान हटा रहा है, पूरा फोकस कहाँ पर कर रहा है? वो कर रहा है पैसिफिक ओशन पर। लेकिन अमेरिका का ये कहना है कि नहीं, हम हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन के जो महत्व है उसको स्वीकार कर रहे हैं, और हिंद महासागर के साथ साथ प्रशांत महासागर की सुरक्षा, मतलब दोनों कनेक्टेड है, वो होना चाहिए। ठीक है, तो केवल नाम बदला गया है, रणनीति और जिम्मेदारियों पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन नहीं हुआ है तो क्यों बदला भाई? ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो एक चीज देख लीजिए इस मैप के जरिए, ये तो इंडियन ओशन है यहाँ से यहाँ तक तकरीबन, और पैसिफिक ओशन जो ना, एक तो ये हो गया यहाँ, इधर चाइना और जापान और इधर ऑस्ट्रेलिया, इन सब के पार, और उसी का दूसरा हिस्सा इस तरफ है जो अमेरिका तक जाता है, पैसिफिक ओशन।
तो देखिए, दुनिया भर में अमेरिकी जो सेना है ना, वो अलग अलग क्षेत्रों को बांट कर चलती है, और इसके लिए उसने 11 कमांड बनाए हुए हैं। इनमें से 6 जो है ना स्ट्रेटजिक कमांड है, यानी रणनीतिक या भौगोलिक कमांड है, और 5 फंक्शनल कमांड है, यानी कार्यात्मक। तो यूएस पैसिफिक स्ट्रेटजिक कमांड का हिस्सा है। यूएस पैसिफिक जो कमांड है वो स्ट्रेटजिक कमांड का हिस्सा है, और ये अमेरिका के सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो सैन्य कमांड है उसमें से एक है। और ये पूरे एशिया और प्रशांत का जो क्षेत्र है, उसके जो महासागर है, वहाँ पर ये एक्टिव है। ठीक है। स्ट्रेटजिक और फंक्शनल कमांड में अंतर ये है कि स्ट्रेटजिक वाला जो होता है वो भूगोल पर आधारित होता है, यानी धरती पर एक निश्चित जगह पर केंद्रित होता है, भौगोलिक क्षेत्र पर। वहाँ उसकी जो तीनों सेनाएं हैं वो मिलजुल कर काम करती हैं उसको। ठीक है। फंक्शनल कमांड जो होता है वो किसी क्षेत्र या बॉर्डर से बधी हुई नहीं होती है, स्पेशलाइज्ड टास्क उन सबको संभालना होता है, जैसे यूएस साइबर कमांड हो गया, यूएस स्ट्रेटजिक कमांड हो गया, ट्रांसपोर्ट कमांड हो गया, ये सब चीज़ें हो गई। ये उसमें सहायता प्रदान करने का होता है कि अपनी फोर्स को। अब ये सवाल यहाँ पर होगा कि भारत के क्वाड, मतलब ये जो क्वाड संगठन है, जो एक तरह से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है जब से ट्रंप आए हैं, उसके बाद से जो सेकेंड रिजीम आई है उसके बाद से, उसका क्या होगा? क्योंकि नाम बदलते ही सवाल उठने लगे। देखिए, 2017 की बात है जब भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने औपचारिक रूप से क्वाड की घोषणा की थी। ठीक है। हालांकि उससे पहले से क्वाड की बातचीत चलती थी, चुपचाप होता था। ऑफिशियल 2017 में हुआ था, और उसी के बाद 2018 में अमेरिका ने इंडो पैसिफिक जो कमांड है ना उसका नाम बदलकर, मतलब सॉरी, पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर इंडो पैसिफिक कमांड रख दिया था। ठीक है। तो पूरा फोकस रखा था कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब एक फोर्स है, और ये पूरा इस पूरे इलाके पर काम करेगा, ताकि जो दुनिया के दूसरे देश हैं जैसे चाइना है, वो ज़्यादा हावी ना हो पाए, उसको नियंत्रण में रखा जाए। ठीक है। और इसी उद्देश्य से क्वाड भी बनाया गया था। क्वाड की अभी मीटिंग हुई थी विदेश मंत्रियों की, जो मैंने बताया भी था, स्पेशल वीडियो भी है, पीडीएफ में भी सब कुछ दिया हुआ है। तो लेकिन अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इस बार जो क्वाड की भी मीटिंग हुई ना, तो सारा फोकस इसी तरफ के इलाके पर था, पैसिफिक ओशन की ओर। और वो भी यहाँ जो द्वीप है ना ढेर सारे, उन्हीं पर था। और अब क्या किया है अमेरिका ने कि नाम बदल दिया है। ओके। इस जो थिएटर कमांड है उसका अब ये हो गया है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य और फैशन प्रतियोगिता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026, उसकी मेजबानी पहली बार किस देश को मिली है? तो भारत को मिली है। भारत में ये आयोजन होगा। भारत सरकार को नहीं मिली है, एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको मिला है। तो अभी जून में ही इसका आधिकारिक ऐलान किया गया। अक्टूबर में ये आयोजन होगा। जयपुर, आगरा और न्यू दिल्ली में ये आयोजन किया जाएगा। ये मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का ये 14वां संस्करण है। ठीक है। तो ये है महत्वपूर्ण बात। अच्छा, ये है क्या, कौन सा अवार्ड? इससे पहले तो आपने सुना होगा कि मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, और ये कौन सा है? तो ये पिछले कुछ वर्षों में ये डेवलप हुआ है, ये मिस मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। और ये इसका आधिकारिक मुख्यालय बैंकॉक में है, थाईलैंड में। ठीक है। और आपको बताऊं कि इसमें भी मतलब ये आयोजन भारत में होने वाला है। इसका फोकस जो है ना मुख्य तौर पर शांति अभियान और मनोरंजन है। ठीक है। अलग अलग जो ब्यूटी पेजेंट है ना, जैसे कि इसका तो ये है कि जो दुनिया में शांति अभियान और मनोरंजन उस पर फोकस्ड है। मिस वर्ल्ड का जो है ना वो परोपकार और सामाजिक कार्य पर फोकस है। मिस यूनिवर्स जो होता है वो वैश्विक नेतृत्व और आत्मविश्वास पर फोकस्ड रहता है। अगला क्वेश्चन है कि किस नॉर्थ ईस्ट राज्य में, यानी पूर्वोत्तर राज्य में, लिंक्स मकड़ी की नई प्रजाति पाई गई है? आंसर होगा मेघालय में। मेघालय में ये पाया गया है। मेघालय में जो पूर्वी खासी हिल्स जिला है, वहीं पर ये एक गांव है माव लिंगोट, तो उसी वहीं पर ये पाई गई है ये मकड़ी। ठीक है। तो ये नाम जो है ना उसका रखा गया है हमाता लिवा मावलिंगोट। हमात लिवा मावलिंगोट, ये नाम रखा गया है इसका।
और ये जो खोज है ना वो JSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अलावा जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है उसके वैज्ञानिकों ने ये किया है, ये खोज की है। ठीक है, ये वनस्पतियों पर पाई जाती है, शिकारी मकड़ी है, और ये शिकार को फंसाने के लिए जाल नहीं बनाती है, और पत्तियों और झाड़ियों में कीड़ों का पीछा करती है। बहुत तेज दृष्टि मानी जाती है इसकी, और वो दौड़ के पकड़ती है और दुश्मन का, और वो अपना फूड जो है ना वो पूरा जरूरतों को पूरा करती है। तो मेघालय में ये पूर्वी खासी हिल्स है, वहीं पर ये पाई गई है। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष या महिला T20 इंटरनेशनल में 604 यानी 600 चौके पूरे करने वाली दुनिया की पहली प्लेयर कौन बन गई है? आंसर का स्मृति मंधाना। और ये न्यूज़ भी आप देख रहे हैं कि उन्होंने हिस्ट्री कर दिया, बिकम फर्स्ट एवर ये बेटर एक्रॉस मेंस एंड वुमेन्स T20। तो ये इन्होंने किया है, 600 चौके पूरे कर दी हैं। 17 जून को नीदरलैंड के खिलाफ उन्होंने 11 चौके लगाए शानदार ढंग से, और उनके नाम पर अब T20 इंटरनेशनल में 600 से ज़्यादा, यानी जब तक ये वीडियो बन रहा था तब तक 603 चौके हो चुके थे, उसका तो ये संख्या बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो पुरुष और महिला दोनों में सबसे ज़्यादा चौके लगाने का इनमें ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है जब तक सुरक्षित ना हो, जब तक सब सुरक्षित ना हो, अंटिल एवरीवन इज सेफ। तो ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये दिवस घोषित है। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाला पहला अरब देश कौन बन गया? तो UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उसने ये मिनिमम एज 15 जो है ना वो तय कर दिया है। ठीक है, मतलब 15 साल से कम वाले वो सोशल मीडिया अब चला नहीं पाएंगे। कानून वहाँ पर बहुत सख्त होता है, सख्ती से पालन किया जाता है। तो न तो बच्चे पोस्ट कर पाएंगे कोई भी मतलब सोशल मीडिया पर कुछ भी, और न ही कमेंट कर पाएंगे, न शेयर कर पाएंगे, देख भी नहीं पाएंगे, पब्लिक ग्रुप में नहीं शामिल हो पाएंगे। तो ये है सख्त कानून वहाँ पर इसको लेकर किया जा रहा है। ठीक है, तो अभी देख रहे हैं कि लगातार कई सारे देश जो हैं वो सोशल मीडिया पर बैन लगा रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों के मानसिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ठीक है, UAE देख रहे हैं यहाँ पर ही है मैप में, पश्चिम एशिया में है यहाँ पर UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी राजधानी है आबू धाबी, राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, मुद्रा यहाँ पर चलती है UAE दिरहम। ठीक है, भाषा अरबी बोली जाती है, पड़ोस देश जो है ना इसके वो सऊदी अरेबिया है और ये ओमान है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पारंपरिक वाद्य यंत्र सारिंदा को GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर का त्रिपुरा, त्रिपुरा का ही है सारिंदा, और इसको आधिकारिक तौर पर GI टैग मिल गया है। ये जो उपयोग है ना वो त्रिपुरा के जो आदिवासी समुदाय हैं वो लोग करते हैं, और लोक संगीत परंपराओं में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये वहाँ पर काफ़ी चर्चित है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। वहाँ पर गवर्नर कौन है? इंद्रसेना रेड्डी नल्लू। मुख्यमंत्री हैं मणिक साहा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और संडे वाला वीडियो जरूर देखिएगा। वीकली करंट अफेयर्स हो रहा है, वो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक का एक साथ वो वीडियो आ रहा है। ओके, और हाँ, जिन लोगों को तैयारी करनी है करंट अफेयर्स की अपने तमाम एग्जामिनेशंस के लिए, तो बेसिक मेंबरशिप बैच या फिर ISPCS वाला जो एडवांस बैच है वो परचेज कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप के ज़रिए। ठीक है, बाय।